Assalamu alaikum students. Today we would be starting our second chapter of class 7 geography, that is denudation. हमारे चैप्टर का नाम है denudation. Denudation का मतलब होता है destruction of Earth's upper surface and the appearance of the surface of underground areas is known as denudation. इसका मतलब ये है आसान लफ्ज़ों में कि जब अर्थ सरफेस डिस्ट्रक्ट होती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है या टूटती है, तो इसको हम इन सिंपल वर्ड्स डीन्यूडेशन कहते हैं। और डीन्यूडेशन उस प्रोसेस को भी कहते हैं जब दुनिया या उसकी जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस, वो वॉर्न एंड टॉर्न के प्रोसेस से गुजरती है, जिसको हम कहते हैं टूट फूट का शिकार जब होती है। जैसे जनरली आप देखते हैं जब बारिश होती है तो अक्सर सड़कों में गड्ढे पड़ जाते हैं, या आप कभी ज़मीन में देखें तो कीचड़ नुमा एक शक्ल नमूदार हो जाती है, या अक्सर ज़मीन जो है वो बैठ जाती है बारिश की वजह से। और कई बार जब तूफ़ान आता है तो आप देखते हैं कि एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह उठ के चली जाती है। ये सारे जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं ये डियूनिडेशन का एक प्रोसेस हो रहा होता है। इसमें कहीं ना कहीं बारिश की वजह से, हवा की वजह से, और मे बी कभी कभी हीट की वजह से या ठंड की वजह से पत्थर या ज़मीन टूट फूट का शिकार होती है या ज़मीन में क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो इस डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ सरफेस को हम डीन्यूडेशन कहते हैं। डीन्यूडेशन की मेनली 3 टाइप्स हैं आपकी बुक में, अगर आप देखें यहाँ पे तो डीन्यूडेशन की 3 टाइप्स हैं। एक है वेदरिंग, एक है एरोजन और एक है मैस वेस्टिंग। अच्छा, मैंने एक आप लोगों के लिए बड़ा सिंपल सा यहाँ पे पेज के ऊपर पूरा ये एक डायग्राम सी बनाई है। डीन्यूडेशन की 3 टाइप्स है, एक है वेदरिंग, एक है एरोजन और एक है मैस वेस्टिंग। अगर आप इस पूरे पेज को समझ जाएं तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, सिंपली आपको ये समझ आ जाएगा। मैं पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूँ ओवरऑल कि ये डिन्यूडेशन के 3 जो टाइप्स हैं, वेदरिंग, इरोजन, इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा, वेदरिंग की फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक है फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, इसके बाद एक केमिकल वेदरिंग है, एक ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वेदरिंग है। इसी तरह इरोजन के मुख्तलिफ हम एजेंट्स पढ़ेंगे या फैक्टर्स पढ़ेंगे। उसमें रिवर एक फैक्टर है जो इरोजन करता है, ग्लेशियर्स हम पढ़ेंगे, विंड्स पढ़ेंगे, कोस्टल वेव्स पढ़ेंगे। और इरोजन बजाते खुद होता क्या है, वो थिनिंग और एंड रिमूवल ऑफ द अर्थ सरफेस। इसका मतलब है कि जब भी कभी रिवर मूव करते हैं या फ्लो करते हैं, या ग्लेशियर्स जब पहाड़ों से टूट के नीचे की तरफ आते हैं, या विंड्स चलती हैं, या कोस्टल वेव्स जो समुद्री लहरें हैं वो चलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके टकराती हैं या लगती हैं, तो उसकी मदद से भी कभी कभी रॉक्स टूटते हैं। जब रिवर फ्लो करता है तो रॉक्स टूटते हैं, तो उस रिमूवल ऑफ अर्थ सरफेस को हम इरोजन कहते हैं। ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। और आखिरी है मैस वेस्टिंग। मैस वेस्टिंग उसको कहते हैं जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब आप ऊपर से कोई चीज़ छोड़े तो जाके जो नीचे गिरती है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब पहाड़ों पर या किसी स्लोप या इंक्लाइंड जगह पर ऊपर से पत्थर नीचे की तरफ आके गिरते हैं, जिसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल लैंड स्लाइडिंग है, इसको हम मैस वेस्टिंग कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वेदरिंग से। जी, अब हमने स्टार्ट करना है वेदरिंग से। तो वेदरिंग में पहली टाइप है फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल और मैकेनिकल का एक ही तकरीबन मतलब है, जिसका मतलब है कि फिजिकली किसी चीज़ को मूव करना। जैसे मैं ये स्केल को यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली फिजिकल मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, या मैकेनिकली मूव कर रहा हूँ, या गाड़ियाँ जैसे मैकेनिकली मूव करती हैं। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग का मतलब ये है कि पत्थर या ज़मीन का वो हिस्सा वो किस तरह से खुद डिस्ट्रक्ट हो रहा है या टूट फूट का शिकार हो रहा है। तो जो सबसे पहली वजह है उसकी है वो है टेम्परेचर। जब मौसम बहुत ज़्यादा जब ठंडा होता है या बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो रॉक्स पर या ज़मीन पर उसका इफ़ेक्ट होता है। जब किसी चीज़ को भी आप हीट ज़्यादा देते हैं, आप साइंस में पढ़ते होंगे, जब किसी चीज़ को आप हीट ज़्यादा देते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपैंड कर जाती है। मतलब कोई चीज़ ऐसे है जब आप उसको हीट देंगे तो वो एक्सपैंड कर जाएगी, थोड़ी सी शायद एक्सपैंड करे। तो एक्सपैंड करने से क्या होता है कि वो अपनी जगह से मूव कर जाती है, ठीक है। और इसी तरह जब बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा होगा, कोल्ड होगा, तो कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ये इसी तरह से मिसाल है, जब आप अपनी स्किन को देखते हैं तो गर्मियों में स्किन आपकी बड़ी लूज़ रहती है, सर्दियों में आपकी स्किन इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, खुश्क होना शुरू हो जाती है। ये पत्थरों के साथ भी है, रॉक्स के साथ भी है, और अर्थ की सरफेस के साथ भी है। जब इसको हीट ज़्यादा पड़ती है, जब किसी एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि वो जो रॉक्स हैं या वो स्टोन्स हैं या वो ज़मीन का हिस्सा है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है, और उस एक्सपैंड होने की वजह से अक्सर पत्थर क्रैक कर जाते हैं।
और जब वही वहाँ पे मौसम शाम के टाइम कभी कभी या कभी कुछ अरसे के बाद जब ठंडा मौसम होता है तो वो रॉक्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की एग्जांपल लें जो कि हमारे एबटाबाद मरी, तो वहाँ पे अमूमन दिन के टाइम थोड़ा मौसम गर्म होता है तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं पत्थर, रात को ठंडा हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। सिमिलरली डेजर्ट्स में भी यही होता है कि दिन के टाइम बहुत गर्म मौसम होता है तो उसमें रॉक्स एक्सपैंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, और शाम के टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, करीब आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं थोड़े से। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये रॉक्स, तो क्या होते हैं एंड में ये टूट जाते हैं। जैसे अब मैं इस स्केल को बार बार अगर इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे ऐसे फ्लेक्सिबल मूवमेंट देने की कोशिश करूँगा तो ये स्केल थोड़ी देर बाद टूट जाएगा। तो रॉक्स के साथ भी ऐसा ही होता है, जब वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है फिजिकल वेदरिंग की, कि फिजिकली वो खुद मौसम की वजह से, टेम्परेचर की वजह से टूट जाते हैं। इसमें दूसरी एग्जांपल दी गई है कि जब जैसे पत्थर आपने देखे होंगे, अक्सर पत्थर में होल्स भी होते हैं, तो होता क्या है कि उनमें पानी चला जाता है जब बारिश होती है या नमी होती है या ह्यूमिडिटी होती है, तो पानी उसमें चला जाता है। तो जब मौसम ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जो ख़ासतौर पे माउंटेनियस रीजन्स हैं जहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है, तो वो जो इन होल्स के अंदर पानी होता है वो आइस बन जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। अच्छा, जब भी वाटर फ्रीज़ होगा तो वाटर थोड़ा सा जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। तो जैसे ही वो एक्सपैंड करता है, जैसे फ्रीज़ होता है वाटर और एक्सपैंड करता है, तो उससे क्या होता है पत्थर भी थोड़ा एक्सपैंड करता है। इसी तरह जैसे ही दोबारा से धूप लगती है उस पत्थर को और वो जो आइस है वो पिघल के पानी की फॉर्म में आ जाती है, तो वो दोबारा पत्थर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो एक सिमिलर एग्जांपल है कि फिर जिस तरह से पानी दोबारा जाता है, फिर फ्रीज़ होता है, एक्सपैंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, इससे भी पत्थर टूट जाता है। तो हमने यहाँ दो बातें पढ़ी फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग में, एक टेम्परेचर की वजह से और दूसरा पानी की वजह से। जब ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रॉक्स या ज़मीन का कोई हिस्सा, तो वो फिर डिस्ट्रक्ट हो जाता है, टूट जाता है, जिसे ड्यूनिडेशन हम कहते हैं, जो ड्यूनिडेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद है केमिकल वेदरिंग। अब इन्हीं रॉक्स के अंदर, इसी ज़मीन के अंदर, इस अर्थ सरफेस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, आयरन है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब जब भी आप किसी पत्थर का कंपोजिशन देखेंगे तो उसके अंदर लाजमी बात है कोई मिनरल्स या सॉल्ट्स होंगे। अगर आप कभी पत्थर को टेस्ट भी करें तो वो सॉल्टी होता है थोड़ा सा। तो अब केमिकल वेदरिंग पढ़ते हैं कि जब भी बारिश होती है, तो डेफिनेटली बारिश क्या है, H2O पानी होता है। तो और इसके अलावा जो रॉक्स हैं और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी होती है। तो जब ये कभी भी पानी के साथ रिएक्ट करती है तो तीन रिएक्शंस होते हैं या तीन किस्म के पानी जो है वो मिक्स होता है चीज़ों के साथ। एक है प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये वो प्रोसेस है जब बारिश का पानी पत्थरों पर लगता है और पत्थरों के अंदर सॉल्ट होता है, तो वो पानी जो है वो सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लेता है और उस डिज़ोल्व करके उसको बहा देता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जब भी पानी के अंदर सॉल्ट को मिक्स किया जाता है तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो पत्थरों के अंदर भी जो सॉल्ट है वो भी बारिश के पानी से डिज़ोल्व हो जाता है और पत्थर एंड में खोखला सा हो जाता है। खोखला मीन्स खाली हो जाता है, तो उससे क्या होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक केमिकल वेदरिंग की एग्जांपल है और इससे पत्थर टूट जाता है या ज़मीन टूटना शुरू हो जाती है। सेकेंड है ऑक्सीडेशन। अब पत्थर के अंदर, किसी रॉक के अंदर या ज़मीन के किसी हिस्से में आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स का जब पानी के साथ रिएक्शन होता है तो जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसको आप इंग्लिश में रस्टिंग कहते हैं। कभी आपने देखा हो आपकी मोटर बाइक्स या कोई ऐसी आयरन की चीज़ जिसको आप पानी में डाल के रखें तो वो उसको जंग लग जाता है, रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। उस जंग लगने से वो बहुत ही चीज़ वीक हो जाती है और एंड में वो टूट जाती है। इसी तरह रॉक्स के अंदर भी आयरन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। आयरन के जब पार्टिकल्स उसके साथ रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो वो जंग लग के टूट का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर एक बार जो पत्थर है वो खोखला हो जाता है, खाली हो जाता है और इससे वो टूटना शुरू हो जाता है। और आखिरी चीज़ है कैल्शियम कार्बोनेट। कई सारे पत्थरों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का मिनरल भी अवेलेबल होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और जिसकी वजह से जब भी पत्थर के ऊपर बारिश होगी और कैल्शियम कार्बोनेट अगर उसके अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व होके नीचे बह जाएगा। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है बेसिकली, जो आप चूना इस्तेमाल करते हैं जो दीवारों पर पेंट होता है, ये वो वाला कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके बाद है हमारा ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वेदरिंग। ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब है
कि वो ऑर्गेनिजम्स या वो बायोलॉजिकली जो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स हमारी इस दुनिया में रह रहे हैं, जो इस ज़मीन को कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और उनमें वो तीन चीज़ें हैं, एक प्लांट्स हैं, एक एनिमल्स हैं, एक ह्यूमंस हैं। अब प्लांट्स कैसे करते हैं कि जब आप कोई पौधा लगाते हैं और वो पौधा जो है बाद में एक यंग ट्री बन के और अडल्ट ट्री बनता है, तो जब वो दरख्त बनता है बड़ा, तो उसके रूट्स फैल रहे होते हैं और वो फैलने की कोशिश कर रहा होता है। तो ज़मीन के अंदर वो रूट्स ज़मीन को तोड़ रहे होते हैं और अपने रूट्स जगह बना रही होती है। तो ये जो ज़मीन का तोड़ना है प्लांट्स की वजह से, ये ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल वेदरिंग का हिस्सा है और ये डिनोडेशन में इसका एक रोल है। इसके बाद एनिमल्स आप देखें तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रैबिट है, वो ज़मीन के अंदर जाके मतलब आप देखिए डिनोडेशन का एक प्रोसेस कर रहा होता है, ज़मीन को तोड़ रहा होता है। इसी तरह आप बहुत सारे देखिए बीटल है, आप इस तरह से और एग्जांपल ले लें एंड्स हैं, जो चींटियाँ हैं, अगर आप देखें तो वो ज़मीन के अंदर जाके अपने घर बनाती है। तो एनिमल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो ज़मीन को नुकसान पहुंचा रही होती है या अर्थ सरफेस को डिस्ट्रक्ट कर रही होती है, तोड़ रही होती है। और इसके बाद ह्यूमंस तो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द ही देखें तो इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतनी ज़्यादा ज़मीन की एक्सकेवेशन पहले की जाती है, खुदाई की जाती है, उस पर घर बनाए जाते हैं, दरख्तों को काटा जाता है। बहुत सारी जब बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनती हैं उनकी ज़मीनों को तोड़ा जाता है। जब डैम बनते हैं फिर ज़मीन की खुदाई होती है। तो बहुत सारी वजूहात इंसान है वो ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो बेसिकली आज हम सिर्फ वेदरिंग तक पढ़ेंगे। इसके बाद दो बड़े आसान से टॉपिक हैं, इरोजन्स और मैस वेस्टिंग, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।